आज हम पढ़ने वाले हैं आरसीटी बुक का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि अगर इसे अच्छे से नहीं समझा तो आरसीटी एग्ज़ाम में कई सवाल आपसे छूट सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार 01 बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे ए 8 व 72, बी 8 व 64, सी 12 व 72, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 8 और 72, क्योंकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हो 13 हो या इससे भी ऊपर हो, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें क्या जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें जो फॉन्ट साइज होती है उसका सबसे व छोटा व सबसे बड़ा 8 और 72 होता है। सबसे मिनिमम साइज होती है 8 की और फॉन्ट की मैक्सिमम साइज होती है दोस्तों 72। प्रश्न नंबर 3 है गटर मार्जिन क्या है। दोस्तों गटर मार्जिन वह मार्जिन होता है जो प्रिंटिंग के दौरान पेज के बेंडिंग साइड में जोड़ा जाता है। दोस्तों जहाँ से पेज बेंड होता है वहाँ पर गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है ताकि वहाँ के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते सही रह सके, उस बुक में सही से दिख सके, इसलिए प्रिंटिंग के समय उसको बेंड होता है पेज वहाँ पर जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम किसका निर्माण नहीं कर सकते इनमें से। ऑप्शन है दोस्तों मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन, टर्म पेपर या मेमो। तो दोस्तों इसमें क्लियर दिख रहा है क्योंकि हम प्रेजेंटेशन का निर्माण नहीं कर सकते, ये हम पावर पॉइंट में करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है एमएस वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप ऑप्शन है रूप आउटलाइन को संकट में टेक्स्ट को पुश करते हैं, ऑप्शन बी ट्रिम के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, सी है दोस्तों मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं और ऑप्शन डी है दोस्तों ब्लैक के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। दोस्तों अगर इसको हम आसान तरीके से समझें तो क्या होता है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ की शुरुआत में टेक्स्ट को थोड़ा अंदर की तरफ धकेलना। दोस्तों जब पैराग्राफ शुरू होता है तो उससे क्या किया जाता है कि जो टेक्स्ट होते हैं उनको थोड़ा अंदर की ओर धकेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों पैराग्राफ इंडेंट बोलते हैं। ये बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब जो ऑप्शन ए है ये गलत क्यों है, क्योंकि आउटलाइन के संबंध में गलत है, क्योंकि आउटलाइन इंडेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। अब ऑप्शन बी है ट्रिम के संबंध में, ये भी गलत है क्योंकि ट्रिम का कोई फीचर वर्ड में इंडेंट से जुड़ा नहीं है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। अब है ऑप्शन सी, ये क्यों सही है दोस्तों, क्योंकि मार्जिन के संबंध में अगर कहा जाए तो इंडेंट का मतलब है मार्जिन यानी पेज के किनारी लाइन के हिसाब से टेक्स्ट को थोड़ा दाई या बाई तरफ खिसकाना, इस प्रकार इंडेंट होता है। तो दोस्तों ऊपर नीचे दाएं बाएं इंडेंट हो सकता है। और जो ऑप्शन है कि ब्लैक के संबंध में, यह विकल्प तो वर्ड में होता ही नहीं, इस प्रकार ये सही हो गया। और अगर अंत में सबसे इजी तरीके से समझे तो आपको ध्यान से सुनना होगा कि वर्ड में जब आप इंडेंट करते हैं तो आपका टेक्स्ट पेज के मार्जिन जहाँ से लिखाई शुरू होती है से थोड़ा अंदर चला जाता है, तो इस प्रकार इसका क्या है मार्जिन इसका सही होगा, इंडेंट के लिए मार्जिन सही विकल्प है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर जो कि है
आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे। ऑप्शन है दोस्तों बोल्ड, बी है सुपरस्क्रिप्ट, सी है अंडरलाइन या डी सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि दोस्तों आपका MS वर्ड होता है, अगर हम उसमें किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है एडिट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है इंसर्ट, क्योंकि हेडर और फुटर इंसर्ट में होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों MS वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। दोस्तों MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है दोस्तों लेफ़्ट बाई तरफ, दूसरा होता है राइट दाई तरफ, तीसरा होता है सेंटर बीच में, और दोस्तों चौथा होता है जस्टिफाई जो दोनों तरफ बराबर होता है। इस प्रकार से 4 अलाइनमेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फ्रॉम लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी नोट पैड या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर ही क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें अलग अलग तरह के लिखित डॉक्यूमेंट बनाने में, एडिट करने में और सजाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए लेटर लिखना, रिज्यूमे बनाना, ब्रोशर तैयार करना, किताब या रिपोर्ट बनाना। अब बात आती है कि ऑप्शन बी क्यों सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपका वर्ड पैड होता है सिर्फ साधारण लिखाई के लिए उपयोग होता है। इसमें ज़्यादा सुविधाएं जैसे टेबल, पिक्चर डिज़ाइन नहीं होती हैं। अब बात आती है आपके ऑप्शन सी की, नोट पैड। इसमें भी टेक्स्ट का काम होता है दोस्तों, लेकिन नोट पैड और भी साधारण है और इसमें सिर्फ सादा टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है। तो हम उसमें पर्सनल लेटर, ब्रोशर जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बना सकते। कोई नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दोस्तों ये सही आंसर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे सटीक और सही आंसर है वर्ड प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी रेगुलर, ऑप्शन डी इटैलिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट MS वर्ड में एक प्रकार का फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। बाकी आपके ऑप्शन बी रेगुलर, दोस्तों बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक तीनों ही MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल होते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11 है, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। दोस्तों अगर आप कोई पुराना प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं तो आप किस पर क्लिक करेंगे तो ओपन कमांड आएगी। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ए फाइल टैब, बी ऑफिस बटन, सी एडिट बटन या फिर आपका डी व्यू टैब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है फाइल टैब। प्रश्न नंबर 12 है, बाई तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी इंटर और ऑप्शन डी स्पेस बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है बैक स्पेस, क्योंकि दोस्तों थोड़ा वर्ड मैच करता है, बाई बैक स्पेस होगा बाई तरफ के अक्षर मिटाने के लिए।
जैसे दाई लिखेंगे थोड़ा डिलीट से मैच करता है, दाई डिलीट बाई बैक स्पेस। दोस्तों यहाँ पे बाई वर्ड आए हैं तो बैक स्पेस का सही आंसर है। अब है प्रश्न नंबर 13। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बुकमार्क, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस या ऑप्शन डी चैट। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका बुकमार्क, क्योंकि दोस्तों बुकमार्क का मतलब है पेज पर निशान लगाना। जैसे किताब में हम पन्ना मोड़कर या पेज में रिबिन लगाकर जगह चिन्हित कर लेते थे, वैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट में हम बुकमार्क लगाकर बाद में उसी जगह पर सीधे पहुंच सकते हैं। दोस्तों हाइपरलिंक होता है का इस्तेमाल हम दूसरे पेज या फाइल या वेबसाइट पर जाने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट की अपनी ही जगह पर जाने के लिए नहीं। मतलब हम हाइपरलिंक से किसी दूसरी फाइल या वेबसाइट पर जाते हैं इसका उपयोग करके। अब बात आती है दोस्तों क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस से हम डॉक्यूमेंट के किसी टेबल, चित्र, हेडिंग का संदर्भ अर्थात रेफरेंस देते हैं, लेकिन यह सीधे लोकेशन पर जाने के लिए उपयोग नहीं होता। इस प्रकार इसके लिए बुकमार्क सबसे अच्छा है। जैसे हम पहले किताब में पेन रखते थे, वैसे आपका बुकमार्क है, किसी सीधी लोकेशन पर जाना है तो हम बुकमार्क का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि MS वर्ड में हम कोई फाइल बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी स्लाइड या फिर ऑप्शन डी पेज। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल यह सही ऑप्शन है, क्योंकि MS वर्ड में जो भी फाइल आप बनाते हैं, सेव करते हैं, उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसके अलावा जो शीट हैं तो शीट हम हमेशा एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, वर्ड में नहीं, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब बात आती है स्लाइड। तो दोस्तों स्लाइड का उपयोग हम हमेशा पावर पॉइंट में कर रहे थे, तो ये MS वर्ड में काम नहीं आती, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों वैसे देखने में पेज इसका सही आंसर लग सकता है किसी किसी को, लेकिन दोस्तों पेज डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है, लेकिन पूरी फाइल को पेज नहीं कहते हैं, इसलिए पेज इसका गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन बी ट्रैक, ऑप्शन सी इंडेक्स या फिर ऑप्शन डी इंसर्ट। यस, इसका सही आंसर है दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे TOC भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही इसलिए है कि यह डॉक्यूमेंट की विषय सूची होती है। इसमें सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के नाम और उसके नंबर अपने आप आ जाते हैं। जैसे किताब के शुरुआत में कंटेंट्स होता है जिसमें बुक लेसन वगैरह होता है, वैसे ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। अब बात आती है ट्रैक की। तो दोस्तों ट्रैक चेंज वर्ड में होता है, जिससे पता चलता है कि किसने क्या बदलाव किया, तो ये रेफरेंस पेज से संबंधित नहीं है। अब बात आती है इंडेक्स की। तो दोस्तों इंडेक्स आमतौर पर अल्फ़ाबेटिक लिस्ट होती हैं। क्या होती है दोस्तों? लिस्ट होती है A से Z तक, जैसे किताब के आखिर में मिलती हैं, जिसमें कि कीवर्ड और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। तो ये क्या होती है? एंड में होती हैं। एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो दोस्तों आपका जो बुक लेसन सीरीज होती है, नंबर होते हैं, उसमें उसके पेज नंबर भी लिखे हुए होते हैं, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आता है। और इंडेक्स क्या होती है? ये किसी बुक के एंड की सूची होती है, जो A to Z की सीरीज में होती हैं, उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। पेज नंबर दोनों में होते हैं दोस्तों, लेकिन रेफरेंस पेज नंबर के साथ टेबल ऑफ कंटेंट होता है। बात आती है अब इंसर्ट की। इंसर्ट तो वर्ड का एक क्या होता है दोस्तों? मेनू टैब है, जिसका उपयोग टेबल, पिक्चर, शेप वगैरह डालने के लिए कर सकते हैं, तो ये इससे संबंधित नहीं हुआ। तो दोस्तों सही एंड सटीक आंसर आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए बाएं और दाएं, ऑप्शन बी बाएं और ऊपर, ऑप्शन सी बाएं और नीचे और ऑप्शन डी केवल बाएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाएं और ऊपर। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे गटर क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। गटर क्या होता है, जब हम एमएस वर्ड में कोई किताब या बाइंडिंग वाली कॉपी जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, बाइंडिंग जहाँ पर पता दोस्तों बैंड होता हो, तो बीच में पन्नों को जोड़ने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाली जगह छोड़नी पड़ती है। तो बीच के पत्ते होते हैं, कोई बुक हो पहले वाला पत्ता तो कम मुड़ेगा लेकिन बीच वाले पत्ते कुछ ज़्यादा ही मुड़ जाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा जगह जो छोड़ते हैं उसको हम गटर कहते हैं। अब गटर मार्जिन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों गटर कहाँ रखा जा सकता है, तो वर्ड में आप तय कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा जगह किस ओर दिखेगी। अगर सामान्य डॉक्यूमेंट नॉर्मल लेफ्ट बाइंडिंग तो गटर बाएं रखा जाता है, लेफ्ट बाइंडिंग होगी तो गटर दोस्तों बाएं रखते हैं हम, ताकि बाइंडिंग के लिए जगह बचे। अगर बुक स्टाइल टॉप बाइंडिंग बनानी है तो गटर ऊपर भी रखा जा सकता है। दोस्तों कुछ कॉपियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर खुलती है, तो ऊपर भी रखा जा सकता है और लेफ़्ट साइड भी रखा जा सकता है, तो दोनों ओर रखते हैं ताकि वो सही हो। तो दोस्तों इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाएं और ऊपर। क्या हो जाएगा दोस्तों बाएं और ऊपर, ये इसका सही आंसर है। और अगर आसान भाषा में सोचें तो अगर आप कॉपी साइड से संबंधित हैं तो गटर बाएं चाहिए और ऊपर से संबंधित हैं तो गटर ऊपर की ओर होता है। तो जैसे फ्लिप कॉपी होती है ना, वो ऊपर की ओर खुलती है तो उसमें ऊपर होगा, बाकी कॉपी नॉर्मल खुलती है तो वो किधर हो जाएगा दोस्तों आपका बाएं की ओर हो जाएगा। तो बाएं और ऊपर इसका सही एंड सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शब्दों के बीच स्पेस रखना, ऑप्शन बी शब्दों को दो मार्जिन से सीधा करना, सी टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, सी इसका सही आंसर है, क्योंकि जो वर्ड वर्ब है इसका मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है वह स्वतः ही अगली लाइन में चला जाता है, उसे ही वर्ड वर्ब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, जब कोई यूज़र पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। दोस्तों अगर हम इस पर माउस ले जाएं तो वो हाथ के आकार का बन जाता है, हैंड का मतलब हाथ होगा। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस, या ऑप्शन डी ड्रॉप कैप। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं हाइपरलिंक है तो दोस्तों ये इसका सही आंसर है, क्योंकि कोई भी यूज़र अगर हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वो किसके आकार का हो जाता है दोस्तों, हैंड के हाथ के आकार का बन जाता है। अब है प्रश्न नंबर 19, फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रेफरेंस, बी सूचना, सी पाइट, या फिर डी लिस्ट। इसका सही उत्तर है रेफरेंस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका सूचना क्यों नहीं है। दोस्तों ये कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शन ही ऐसे ही दिया जाता है एग्जाम में ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो और गलत करे, इसलिए मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। जब प्रश्न में पूछा गया कि फुट नोट और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि उसमें अतिरिक्त जानकारी मिलती है। तो जानकारी किसको बोलते हैं दोस्तों, सूचना को बोलते हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो सूचना सही है, लेकिन गलत कैसे है कि फुट नोट्स में अक्सर अतिरिक्त जानकारी भी लिखी जाती है। दोस्तों सही है, लिखी जाती है तो वो क्या होती है, सूचना होती है, जैसे किसी शब्द का अर्थ या स्पष्टीकरण होना, इसलिए आपको लग सकता है कि सूचना इसका सही आंसर है। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पर, जो कि है, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल सही बताया कि वर्ड फॉर्मेटिंग। दोस्तों जो वर्ड की फॉर्मेटिंग होती है, क्या होती है फॉर्मेटिंग में, फुट नोट्स और एंड नोट्स का मुख्य उद्देश्य रेफरेंस स्रोत में देना होता है, स्रोत या संदर्भ में देना होता है। तो दोस्तों एंड नोट और फुट नोट्स का मेन उद्देश्य होता है वो रेफरेंस के लिए होता है। सूचना तो दी जा सकती है लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, इसको रेफरेंस देने के लिए उपयोग
किया जाता है और उसके लिए ही बनाया गए हैं। देखो, रेफरेंस भी दिया जाता है, सूचना भी दिया जाता है, दोनों ही होते हैं। अगर प्रश्न में रेफरेंस का ऑप्शन नहीं होता तो सूचना इसका सही माना जा सकता ला, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा है तो वो क्या होता है, रेफरेंस के लिए होता है। और इस प्रकार बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ऐसी टिप्स आपको RSAT एग्जाम में 2 स्टेप आगे रखेगी और सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम के नज़रिए से और स्टूडेंट के नज़रिए से सोचते हैं कि आप किस तरह गलतियाँ कर सकते हो। अब बात आती है प्रश्न नंबर 20 की। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ रूप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है ए इंसर्ट, बी होम, सी पेज लेआउट या डी डाटा। इसका सही उत्तर है दोस्तों होम, क्योंकि इंसर्ट, होम, पेज लेआउट और ये क्या है, टैब है। ये दोस्तों जो डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है ये होम टैब में होता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इंडेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को बाएं और दाएं थोड़ा अंदर शिफ्ट करना, दोनों ओर से क्या करना दोस्तों, अंदर शिफ्ट करना। जैसे किताब में पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी अंदर से शुरू होती है। इसे वर्ड में कैसे करते हैं तो दोस्तों वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको 2 बटन मिलते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इससे आप कर सकते हैं और ये होम टैब में आता है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में होता है, तो यहाँ पे होम लिखा है तो होम इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए पैटर्न, बी मॉड्यूल, सी टेम्पलेट या डी ब्लूप्रिंट। इसका सही उत्तर है टेम्पलेट, क्योंकि दोस्तों टेम्पलेट एक ऐसी फाइल है जिसमें पहले से ही पूर्व निर्धारित अर्थात प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, जैसे मार्जिन, फॉन्ट, स्टाइल, हेडिंग, लेआउट इत्यादि पहले से ही बने होते हैं, जिसकी मदद से हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं जनरली। और अगर और समझा जाए तो टेम्पलेट पहले से बनी हुई ढांचा या फॉर्मेट लेआउट होता है। जब भी नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो टेम्पलेट को उसी स्टाइल में हम नया काम शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिज्यूमे टेम्पलेट, इनवॉइस टेम्पलेट, रिपोर्ट टेम्पलेट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्लूप्रिंट भी तो वैसा ही है। ब्लूप्रिंट भी का मतलब भी ढांचा ही होता है, लेकिन दोस्तों वर्ड और डॉक्यूमेंट में तकनीकी शब्द टेम्पलेट ही सही होता है, इसलिए इसमें ब्लूप्रिंट है वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। और अगर और आसान भाषा में समझा जाए तो तैयार किया हुआ ढांचा, फॉर्मेट जिसे नया डॉक्यूमेंट बनाना आसान हो उसे टेम्पलेट कहा जाता है, इसलिए टेम्पलेट इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, इन सेक्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+Home, ऑप्शन सी Ctrl+M या ऑप्शन डी Ctrl+V। इसका सटीक आंसर है Ctrl+Home, क्योंकि दोस्तों अगर हम जो पॉइंटर होता है आपका माउस वाला, जैसे हमारा ये पॉइंटर है, तो इससे क्या बनता है, एक इनर्शियल पॉइंट बनता है जो कि लंबा होता है। उसे अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाना चाहते हैं तो हम Ctrl+Home की का उपयोग करके उसे हम स्टार्टिंग में ला सकते हैं। अब एग्जाम में Ctrl+P का पूछे तो ये प्रिंट के लिए यूज होती हैं और Ctrl+V यूज होती हैं टेस्ट के लिए। प्रश्न नंबर 23 है, MS वर्ड स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F9 और ऑप्शन डी F4। इसका सही उत्तर है दोस्तों F7। फिर दोस्तों MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, दोस्तों ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ग्रामर चेक की शॉर्टकट की कौन सी है तो वो भी F7 ही है। इसलिए MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की F7 होती हैं। और दोस्तों जो आपके ऑप्शन है बाकी F8, तो दोस्तों इसका ऑप्शन टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है।
F9 होती हैं वो MS वर्ड में फील्ड अपडेट करने के लिए उपयोग की जाती हैं। अब बात आती है अंतिम और लास्ट, वो है F4 की। तो ये लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए उपयोग की जाती है। जो लास्ट है वो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए उपयोग की जाती है F4। अब दोस्तों F7 को याद रखने की ट्रिक क्या है कि स्पेलिंग में S आ रहा है और 7 में भी S आता है। तो अगर S मिल जाए तो इसका मतलब है F7। स्पेलिंग में S आएगा और F7, तो 7 में भी क्या है, S आ रहा है। तो ये इसका एक ट्रिक हो जाएगा याद रखने का। प्रश्न नंबर 24 है, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी पेज लेआउट टैब और ऑप्शन डी रिव्यू टैब। इसका सटीक आंसर है पेज लेआउट टैब। दोस्तों क्योंकि वाटरमार्क ऑप्शन होता है वो आपके पेज लेआउट टैब में होता है और ये पेज से जुड़ा हुआ है, हर पेज में आता है। तो ऐसी सी जो हर पेज के लिए उपयोग की जा सकती हैं वो पेज लेआउट में उपलब्ध होती हैं, इसलिए किस में आएगा वाटरमार्क ऑप्शन आपका पेज लेआउट में आएगा। प्रश्न नंबर 25 है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेंट, ऑप्शन बी लाइन अलाइनमेंट, ऑप्शन सी लाइन स्पेस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम कोई भी पैराग्राफ है उसके जो लाइनें होती हैं उनके बीच के जो गैप स्पेस होता है उसको बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लाइन स्पेस। क्योंकि किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच का स्पेस अर्थात गैप बढ़ाने के लिए हम लाइन स्पेस का उपयोग करते हैं, जो कि इसका सही आंसर है। इंडेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसका उपयोग हम टेक्स्ट को बाएं दाएं से अंदर बाहर करने के लिए करते हैं। अलाइनमेंट का प्रयोग हम टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई जमाने के लिए करते हैं, ताकि टेक्स्ट बीच में रखना हो, लेफ्ट में रखना हो, राइट में रखना हो, सेंटर में रखना हो या फिर जस्टिफाई रखना हो, उसके लिए करते हैं। और बचा कौन सा? ऑप्शन सी लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? लाइन और लाइन के बीच का गैप बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए नई विंडो खोलना, ऑप्शन बी सभी विंडो को अरेंज करना, ऑप्शन सी विंडो बंद करना या ऑप्शन डी एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है एक विंडो को दो भागों में बांटना। क्योंकि स्प्लिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम स्प्लिट करते हैं तो किसी के टुकड़े करते हैं, तो विंडो को दो भागों में बांटना स्प्लिट का मेन काम होता है। विंडो को बंद करने के लिए तो हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या फिर ऊपर मैक्सिमाइज मिनिमाइज या क्लोज बटन का उपयोग कर सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+U और ऑप्शन डी Ctrl+V। तो दोस्तों Ctrl+C तो हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+N ये इसका सही आंसर है, क्योंकि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। तो और आपका ऑप्शन डी है Ctrl+V, इसका प्रयोग करते हैं हम किसके लिए दोस्तों? पेस्ट करने के लिए। अब है हमारा प्रश्न नंबर 28, MS ऑफिस में मिनिमम व मैक्सिमम जूम साइज़ कितनी है? दोस्तों MS ऑफिस में बताना आपको, ना कि MS वर्ड में पूछा है। MS ऑफिस में मैक्सिमम व मिनिमम जूम साइज़ होती है दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी 10 से 500। कितनी होती है दोस्तों? मिनिमम तो होती है 10 और मैक्सिमम होती है 500। अब आपका MS ऑफिस है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सूट होता है जिसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इन सब की मिला के मिनिमम व मैक्सिमम साइज़ हैं वो 10 से 500 होती है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में मिनिमम जूम करेंगे तो वो 10 होगा और अगर मैक्सिमम करेंगे तो वो उसकी साइज़ 500 हो जाएगी। अब ये प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं?
दोस्तों ये मैंने आपको सिंपल पहले समझाया था। डाई का मतलब डिलीट होता है, इसमें द आया, दाए डिलीट सेम मिल रहा है, इसका सही आंसर डिलीट होगा। बाय बैक स्पेस, तो इसका सही आंसर फिर बैक स्पेस होगा। बाई और के मिटाने के लिए बैक स्पेस, दाई और के लिए हम डिलीट का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 30, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो दोस्तों MS वर्ड 2010 हो या इसका भी ऊपर का कोई भी संस्करण हो, उसमें हमें जो डिफ़ॉल्ट व्यू मिलता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रिंट लेआउट व्यू। प्रश्न नंबर 31 है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी व्यू या फिर ऑप्शन डी मेलिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पेज लेआउट, क्योंकि दोस्तों पेज ओरिएंटेशन या पेज से जुड़े हुए ज़्यादातर सेटिंग पेज लेआउट में होती हैं और पेज ओरिएंटेशन होता है वो भी पेज लेआउट में होता है। प्रश्न नंबर 32 है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? दोस्तों MS वर्ड है, इसमें जो पैराग्राफ ग्रुप है वो होम टैब के अलावा भी उपस्थित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ए इंसर्ट, बी मेलिंग, सी पेज लेआउट या डी व्यू। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है वो है पेज लेआउट। क्या है दोस्तों? पेज लेआउट। तो वो क्या पेज लेआउट में होता है। अगर पैराग्राफ ग्रुप है वो होम टैब में तो होता ही है, इसके अलावा वो पेज लेआउट में भी होता है। प्रश्न नंबर 33 है, MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए बुलेट, ऑप्शन बी नंबरिंग, ऑप्शन सी लाइन नंबर या डी मल्टी लेवल लिस्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों लाइन नंबर, क्योंकि लाइन नंबर की मदद से ही हम किसी भी लाइन में नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए ड्रॉप कैप, बी वर्ड आर्ट, सी चिप आर्ट या डी क्यूब आर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन है ड्रॉप कैप, क्योंकि दोस्तों ड्रॉप कैप का मतलब पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा और डेकोरेटिव बनाना होता है, जैसा अक्सर अखबार या पत्रिका में दिखता है। इसका इस्तेमाल हम ड्रॉप कैप की मदद से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को बड़ा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा आपने बहुत सारे अखबार में देखा होगा। और पैराग्राफ में क्लिक करें, इंसर्ट टैब खोलें, तो दोस्तों ये इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप कमांड होती है। ड्रॉप कैप की स्टाइल चुने, बस बड़ा पहला अक्षर बड़ा और कैपिटल दिखेगा। आपको स्टाइल चुननी है कौन सी है और फिर आप बड़ा अक्षर ड्रॉप कैप की मदद से कर सकते हैं। और जो वर्ड आर्ट है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है पूरे शब्द या टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसका काम तो स्टाइलिश करना है, लेकिन बड़ा करने के लिए हम ड्रॉप कैप का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी प्रिंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वो है पासवर्ड। दोस्तों क्या है? पासवर्ड। क्योंकि हम पासवर्ड सही क्यों है? क्योंकि इन्फो ऑप्शन का प्रयोग हम पासवर्ड के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इन्फो ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है, दस्तावेज की प्रॉपर्टीज, परमिशन और वर्जन और सुरक्षा संबंधित सेटिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों सुरक्षा से संबंधित सेटिंग भी पासवर्ड इसी में होगा, इन्फो में। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट का ऑथर, लास्ट मॉडिफिकेशन, फाइल साइज, रिकवरी विकल्प, पासवर्ड प्रोटेक्शन, जो कि पासवर्ड इसमें ऑप्शन है, प्रोटेक्शन, संपादन की अनुमति, रोक जैसी जानकारी, एक्शन मैनेज कर सकते हैं। इन्फो ऑप्शन की मदद से हम इतने सारे कार्य कर सकते हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया कि पासवर्ड है तो ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन नहीं है पासवर्ड, वहाँ पे ऑथर हो सकता है, लाइट मॉडिफिकेशन, परमिशन जैसी चीज़ें भी हम इससे कर सकते हैं इन्फो ऑप्शन की मदद से। टेक्निकल एडमिनिस्टर या सिक्योरिटी सूचनाएं जल्दी देखने और बदलने के लिए सबसे उपयोगी होता है ये विकल्प। प्रश्न नंबर 36 है, टाइप न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन ए फॉन्ट,
ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी प्रिंटिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होता है थोड़ा घुमा फिरा के। दोस्तों टाइम न्यू रोमन क्या है, आपका एक फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा, या ये किसी के ऑप्शन में भी आ सकता है। दूसरा कोई प्रश्न बन रहा है उसके ऑप्शन में ये आ जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉन्ट स्टाइल है, दूसरे किसी प्रश्न का आंसर नहीं है। तो इस प्रकार भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं एग्जाम में। प्रश्न नंबर 37 है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। इसका सही उत्तर है वो है कंट्रोल प्लस जे, क्योंकि हम जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड से एक्टिव करते हैं तो हमें कंट्रोल प्लस जे की दबाने पर एक्टिव होते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए करना अच्छा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी रीड ओनली या ऑप्शन डी डिलीट। इसका सही उत्तर है रीड ओनली। अगर जरूरी फाइल को रीड ओनली पर बना दो तो वह गलती से या जानबूझकर डिलीट या बदली नहीं जा सकती, तो ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 40 है, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। ए रूरल बार के द्वारा, बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, सी ए और बी दोनों के द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचो जरा, अगर तुम वर्ड या किसी टेक्स्ट एडिटर में मार्जिन बदलना चाहो तो कौन कौन से तरीके होते हैं। ऑप्शन ए रूरल बार पर जाकर मार्जिन इंडिकेटर होता है दोस्तों, उसको खींचकर आप बदल सकते हैं मार्जिन को। अब दूसरा तरीका है दोस्तों पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, यहाँ जाकर आप एग्जैक्ट संख्या डालकर मार्जिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही तरीके होते हैं मार्जिन बदलने के लिए डॉक्यूमेंट में, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 41 है, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। ऑप्शन ए सेंटेंस केस, ऑप्शन बी अपर केस, ऑप्शन सी टॉगल केस, ऑप्शन डी कैपिटलाइज ईच वर्ड। सोचो जरा, सेंटेंस केस इसमें सिर्फ वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है। अपर केस पूरा टेक्स्ट कैपिटल हो जाता है दोस्तों। टॉगल केस जो छोटा है वो बड़ा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड इसमें क्या होता है दोस्तों, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। इसमें क्या होता है प्रत्येक जो शब्द है उसका वर्ड को कैपिटल करने के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे ये कैपिटल है, ये कैपिटल है और ये कैपिटल है। अगर हम कैपिटलाइज इस वर्ड इसमें सारे कैपिटल करना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे सेंटेंस केस में इसमें पहला अक्षर ही कैपिटल किया हुआ है। अपर केस पूरा टेक्स्ट क्या होता है कैपिटल हो जाता है, ये आपके उदाहरण के लिए है। और टॉगल केस जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, इसमें ये होता है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, जैसे इसमें दिया गया है। जैसे इसमें नहीं है क्योंकि इसमें ये छोटा है। और प्रत्येक वर्ड अगर बड़ा हो गया तो इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, वर्तनी टूल बार पर स्थित होता है। ऑप्शन है दोस्तों ए स्टैंडर्ड, बी फॉर्मेटिंग, सी ड्राइंग या डी रिव्यू। तो दोस्तों रिव्यू इसका सही आंसर है, क्योंकि वर्तनी टूल बार होता है वो रिव्यू में होता है। अब प्रश्न नंबर 43, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। दोस्तों वो होगा आपका क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस के द्वारा ही हम डॉक्यूमेंट की एक भाग की सूचना को डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे भाग में दिखा सकते हैं। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय। ऑप्शन ए होम, बी इंसर्ट, सी टूल्स या डी पेज लेआउट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो हो जाएगा टूल्स, क्योंकि दोस्तों टूल्स वर्ड में नहीं होता, बाकी सारे रिबन टैब टूल होते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कुंजी दबाई जाए।
ऑप्शन ए डाउन एरो, बी एंड कुंजी, सी कंट्रोल डाउन एरो या डी कंट्रोल प्लस एंड कीज। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है कंट्रोल प्लस एंड कीज, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस एंड कीज का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं होता? दोस्तों वो है सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट किसी भी तरीका का फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बाकी आपके बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक ये क्या है फॉन्ट स्टाइल होते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। दोस्तों .docx लिखा हुआ होता है, ये बता देता है कि ये वर्ड की फाइल है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सी कुंजी का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? दोस्तों इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच। इससे क्या फाइंड और रिप्लेस वाला विकल्प खुल जाता है। कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन करता है, वो है दोस्तों सुपर टूल टिप। कौन सा दोस्तों? सुपर टूल टिप क्या काम करता है कि कोई भी बटन है आपके कंप्यूटर में वो क्या कार्य करेगा, या एमएस वर्ड में जो भी टूल्स हैं वो कैसे कार्य करेंगे, वो सुपर टूल टिप बताता है। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार का होता जाता है, वो है पेंट ब्रश। प्रश्न नंबर 51 है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड, बी फोटोशॉप, सी वर्ड आर्ट या फिर डी कैलकुलेटर। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एमएस वर्ड क्या होता है, आपका वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? तो दोस्तों रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 53 है, एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है। अगर दोस्तों एमएस वर्ड में शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा है, इसका मतलब है कि वर्तनी अर्थात उसको स्पेलिंग है उसमें अशुद्धि के कारण ये रेखा नजर आती है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है? वर्कशीट दोस्तों ये एक्सेल में बनती है, डाटाबेस ये अलग है दोस्तों, डॉक्यूमेंट इसका सही आंसर है क्योंकि डॉक्यूमेंट ही वर्ड में बनता है, और प्रेजेंटेशन बनती है दोस्तों पावर पॉइंट में। डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए इंटर की को हम प्रेस करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके से तो वो बंद हो जाता है सॉफ्टवेयर। एल्ट कॉम्बिनेशन की है, कंट्रोल और एल्ट, बचा कौन सा? इंटर, तो इंटर इसका सही आंसर है। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों वो है अंडू। क्या है दोस्तों? अंडू के द्वारा हम अंतिम परिवर्तित को नियंत्रित कर सकते हैं। के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हाइपरलिंक ये कार्य कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं उससे क्या हम किस और लोकेशन का डॉक्यूमेंट हो या वेबसाइट हो उससे हम जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, कट, कॉपी व पेस्ट की क्रमश शॉर्टकट की है। क्रमश का मतलब दोस्तों पहले कट की होगी, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, अर्थात कंटिन्यू ऐसे ही होने चाहिए। तो कट की क्या हो सकती है दोस्तों? कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल एक्स इन तीनों में है। तो अब अगला ऑप्शन देखते हैं कॉपी, तो कॉपी की होती है कंट्रोल सी, तो दोस्तों कंट्रोल सी इनमें नहीं है, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और पेस्ट की कंट्रोल भी होती है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर है कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी और पेस्ट कंट्रोल वी। तो दोस्तों ये था बुक लेसन 8। अगर वीडियो ने आपकी सही दिशा दी है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि लेसन 9 सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम जानेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसे बिना समझे आरएससीटी एग्जाम क्लियर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। याद रखिए, आरएससीटी टॉपर चैनल पर पढ़ाई नहीं